हेलो। चलिए, तो आज का मुद्दा आप देख रहे होंगे, ये कोक बोरोक भाषा है। और ये कोक बोरोक भाषा क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कोक बोरोक भाषा है क्या और ये चर्चा में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा छात्र संघ के कुछ सदस्य जो है इस कोक बोरोक भाषा को पाठ्य पुस्तकों और सरकारी कार्यों में जो है रोमन लिपि के लिए जो है शामिल करने की मांग कर रहे थे। और ये जो त्रिपुरा की जो विधानसभा गेट है, तो उस विधानसभा गेट में जो है ये विरोध कर रहे थे। यानी विरोध प्रदर्शन जब कर रहे थे तो इनको जो है पुलिस ने उठा के हिरासत में डाल दिया। तो इसी को लेकर के ये मुद्दा जो है कोक बोरोक भाषा का मुद्दा बनता है। अब दरअसल जो है ये भाषा किस समुदाय से ये है क्या, ये चर्चा में क्यों है। तो कोक बोरोक त्रिपुरा में बोरोक लोग हैं, इनको त्रिपुरी कहते हैं। ये आदिवासी समुदाय है। तो ये जो कोक बोरोक भाषा है ना, इसी आदिवासी समुदाय इसी आदिवासी इसी आदिवासी समुदाय से है। इसी आदिवासी समुदाय से। अब यहां पर इसी आदिवासी समुदाय का मतलब इसमें जो है देव बर्मा, रियांग, जमातिया और इसमें से कुछ जो अन्य ग्रुप शामिल हैं। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ये कोक बोरोक भाषा बोलते हैं। दरअसल इसकी जो उत्पत्ति अगर हम बात करेंगे कोक बोरोक की, तो इसमें से ये कोक बोरोक दो शब्दों से मिलकर बनती है, दो भागों से मिलकर बनती है। दो भागों से मतलब क्या है कि यहां जो कोक भाषा है, ये जो आप देख पा रहे हैं कोक भाषा, और बोरोक का मतलब होता है मनुष्य। यानी कोक का मतलब है भाषा और बोरोक का मतलब है मनुष्य। मतलब ये हुआ कि मनुष्य की भाषा या बोरोक लोगों की भाषा। कोक बोरोक का मतलब हुआ मनुष्य की, जो मनुष्य बोलता है उनकी भाषा, यह जो है मनुष्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लिपि और लेखन को लेकर के क्या मसला है कि भाई कोक बोरोक में जो है मूलतः कोलोमा लिपि का प्रयोग किया जाता है। एक लिपि होती है कोलोमा, तो इसमें जो है मूलतः कोलोमा लिपि का प्रयोग किया जाता है। कोलोमा लिपि के द्वारा ही ये जो है कोक बोरोक भाषा लिखी जाती है। लेकिन इसकी कोई स्थानीय लिपि नहीं है और इसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है। इसका कोई जो है वैसा है नहीं, तो अब इसको जो है बंगाली लिपि में लिखा जाता है। अब इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है कि ये कम से कम जो है पहली शताब्दी ईसवी से अस्तित्व में है, आज से नहीं है। बहुत लंबा समय हो गया कि ये कम से करीब करीब जो है पहली शताब्दी से जो है ये तब से अस्तित्व में है। राज रत्नाकर त्रिपुरी राजाओं का एक इतिहास जो है शुरू में दुलोबेंद्र चटाई द्वारा जो है कोक बोरोक और कोलोमा लिपि उनके द्वारा लिखा जाता था। अब इसको मान्यता को लेकर के कि भाई इसकी मान्यता का स्टेटस क्या है, तो अगर हम बात करें तो कोक बोरोक को 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के तौर पे मान्यता दी गई है। 1969 में इसको आधिकारिक भाषा के तौर पे इसको इसकी मान्यता दी गई है। कब? 1979। अब जब इसको आधिकारिक भाषा के तौर पे मान्यता दी गई है, तो ये बंगाली के बाद, मतलब सबसे ज्यादा जो त्रिपुरा में लोग बोल रहे हैं तो बंगाली, ये बंगाली के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और 2001 की जनगणना के हिसाब से त्रिपुरा के करीब जो है 23.97, 23 दशमलव कितना बेटा 97% आबादी इस भाषा को, कोक बोरोक भाषा को क्या करती है, बोलती है। तो आप सोचो कि सबसे सेकंड नंबर पर, सेकंड लार्जेस्ट भाषा है ये जो है बोली जाने वाली। इसके साथ साथ इसमें रोमन लिपि का प्रयोग का लेकर के क्या मसला है, तो देखो आदिवासी समुदायों के द्वारा जो बोली जाने वाली कोक बोरोक को दशकों से रोमन लिपि में लिखा जाता रहा है। और श्यामाचरण त्रिपुरा और पवित्र सरकार के नेतृत्व में दो कमीशन बैठते हैं और इन्होंने रोमन लिपि के समर्थन में जो है अपना रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उसने बंगाली लिपि को क्या करी थी, प्रायोरिटी दी थी। और इसी को लेकर के क्या है भाई, ये बड़ा मसला आ रहा है। आप खुद देखोगे या समझोगे कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये मुद्दा है, ये इशू है।
ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें जो है ये बंगाली की बजाय आप जो है रोमन में लिखने की क्या कर दो, हमें मान्यता दो। अब जो जनजातीय समूह बंगाली या देवनागरी के खिलाफ है, ये जो देव बर्मा है, रियांग है, जमातियां हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या आप देवनागरी लिपि के, हम इसमें जो है इसके अगेंस्ट है, बंगाली लिपि के अगेंस्ट है, कि मतलब अगर इसको आप रेटिफाई करोगे तो हम नहीं मानेंगे। उनका मानना यह है कि अगर आप कोक बुरोक को बचा के नहीं रखोगे तो हमारी भाषा ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी, यानी उनकी संस्कृति जो है क्या है, वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसी को लेकर के ये पूरा आपकी जो है ये मुद्दा था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दूसरा मुद्दा है कि भाई अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जो ये आपके बैंकों का बैंक है और सरकार का भी बैंक है, तो इसने अपने नियमों में कुछ जो है संशोधन किया है, और संशोधन करके ये पूर्ण केवाईसी जो प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट है, इसको पीपीआई बोलते हैं, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट जो पीपीआई है, तो पीपीआई धारकों को थर्ड पार्टी ऐप यानी यूपीआई के माध्यम से भुगतान यानी यूपीआई से लेन देन की अनुमति दे दी है। किसको, पीपीआई को। सिंपल सा समझो, ये पीपीआई को कहा गया है कि अब तुम यूपीआई से जो है लेन देन कर पाओगे। और ये किसने कही है, ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दूसरा मुद्दा है हमारा। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई ने ये मान्यता दी है कि आप क्या कर सकते हो कि अब जो है पेमेंट, जो पीपीआई जो धारक है, उनको यूपीआई लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। अब भाई इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों, कोई तो वजह होगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो उद्देश्य यह है कि डिजिटल वॉलेट और गिफ्ट कार्ड के उपयोगकर्ताओं जैसे पीपीआई धारकों को जो है फोन पे, गूगल पे और जो पेटीएम जैसे जो थर्ड पार्टी ऐप है, इनके माध्यम से यूपीआई भुगतान करने और उनको प्राप्त करने का अनुमति है। और यह निर्णय जो है पीपीआई उपयोगकर्ताओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि ग्राहक संतुष्टि और डिजिटल भुगतान प्रणाली में भागीदारी को क्या कर सके, बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसके माध्यम से थोड़ा सा पीपीआई और यूपीआई के बारे में जान लो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, पीपीआई जो है ये डिजिटल वॉलेट भुगतान उपकरण है। जैसे यूपीआई और पीपीआई में एक डिफरेंस है, और यूपीआई जब आया तो एक क्वेश्चन पूछा गया, यूपीआई में अब जैसे कि अब वॉलेट नहीं होता, आप देखो कि फोन पे में कोई वॉलेट नहीं है कि वॉलेट है आप पैसा रख सकते हो, ऐसा नहीं होता, तो उसमें वॉलेट की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो पीपीआई है ये डिजिटल वॉलेट या भुगतान उपकरण है, इसमें वॉलेट की व्यवस्था है, जो कि इसका जो यूजर्स है उन पर लोड किया गया जो पैसा जो रखे हैं उनका उपयोग करके वस्तुओं को खरीदने, बेचने या जो है पैसे ट्रांसफर करने के साथ जो अन्य वित्तीय सर्विसेज प्रदान करते हैं, ये पीपीआई का काम है, जो आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो भारत में बैंकों और गैर बैंकों के द्वारा, जो कुछ बैंक है और जो गैर बैंक है, करीब करीब आप इसमें से 14 लाख से अधिक पीपीआई का जो है प्रयोग करते हैं। कितना, 14 लाख नहीं, सारी करीब 1,40,00,000 यानी 1.4 बिलियन के आसपास। तो इतने लोग पीपीआई का प्रयोग, मतलब इतने पीपीआई जारी किए गए। तो ये तो आपने पीपीआई के बारे में जान लिया। ये करीब करीब आपका 1.14 बिलियन, जो कि 1,40,00,000 भी नहीं होगा, करीब करीब आपका जो है 1,10,00,000 के आसपास होगा। ठीक है, ये भी आप जान गए। इसके बाद यूपीआई के बारे में थोड़ा सा जान लो। यहां से क्वेश्चन जिस साल ये चर्चा में आया तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंकिंग लेन देन की सुविधा के लिए जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इसके द्वारा ये विकसित किया गया रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। अब 2023-24 में भारत के डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी कितनी रही, 70% रही। अक्टूबर 2024 में यूपीआई के द्वारा करीब 16.58 बिलियन लेन देन के माध्यम से
23.49 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया, जो कि वर्ष 2023 से करीब 45% की वृद्धि को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहां पर जो है ये तो आपका जो पीपीआई से यूपीआई की ओर जो यानी जो ट्रांसफर की व्यवस्था है ये आपने पढ़ लिया। अब आज का जो है मुद्दा इतना ही है, ठीक है। और आप जान ही रहे हो कि जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है यूपीआई का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।